नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। खबरों के पंचनामा में आज हम बैड बैंक खबर की पंचनामा करने वाले हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों से समाचार पढ़ रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम सीतारमन ने, देश में एक बैड बैंक बनाने का ऐलान किया है। ये बैंक क्या है, इसका क्या मकसद है, इसके नाम से ही बैड आवाज आ रही है, तो क्या ये बुरा करने वाले हैं या बुराई खत्म करने वाले हैं, ये क्या चीज है। हमने बड़े सारे नाम सुने हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल, यूको बैंक, केनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, लेकिन ये बैड बैंक नई चीज हम पढ़ने को मिल रही है हमें पिछले 2-3 दिनों से। ये क्या चीज है, इस खबर का आज हम पंचनामा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह है कि यदि आपने स्ट्रीट मेल टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सभी समाचार और खबरों के पंचनामा जैसे कार्यक्रम के अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी वित्त मंत्री सीतारमन ने ऐलान किया है कि अब देश में एक बैड बैंक होगा। इसका नाम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL होगा। आप इस शब्द को अच्छी तरह से ध्यान रख लें। NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होगा। जहां मैं बैड बैंक यूज करूं, आप इसको NARCL भी मान सकते हैं, दोनों सेम चीज हैं। ये बैड बैंक की एक चीज है, NARCL और बैड बैंक दोनों एक ही चीज है। अगर मैं बैड बैंक यूज कर रहा हूं तो ये सेम कंपनी है, ये कंपनी लिमिटेड कंपनी है। जो आगे क्या करेगी वो हम बताएंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप NARCL और बैड बैंक को एक चीज मान के चलेंगे। बैड बैंक के नाम से ही लग रहा है कि ये कोई बुरा बैंक होगा या कोई बुरा काम करने वाला है। असल में ये एक वसूली बैंक होगा जो बैंकों की डूबत रकम की वसूली करेगा। तो क्या सरकार वसूली के लिए मुन्ना भाइयों की तैनाती करने जा रही है, कोई डॉन तैनात करने जा रही है? आप इसको मान सकते हैं कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सरकार किसी भी कीमत पर अपने लाखों करोड़ों रुपए का जो उन्होंने कर्ज दिया है, जो डूबत में चला गया है बैंकों में, उसे वसूल करने जा रही है। असल में बैंकों का काम क्या होता है? बैंकों का काम होता है कि आपने जो रकम दी उसको जमा करें और जो उनके पास रकम आई है उसको वो लोन पे दें। इंडस्ट्री को लोन दें, एग्रीकल्चर को लोन दें, ऑटो लोन दें, और उस दोनों में जो इंटरेस्ट का फर्क है, जो ब्याज का फर्क है, वही बैंकों का मुनाफा होता है। मगर हो क्या रहा है, बैंकों का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप कह सकते हैं कि डूबत राशि बढ़ती जा रही है। इसको NPA भी कहते हैं, डूबत भी कहते हैं। जो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनकी निरंतर बढ़ रही है, जिससे मुनाफा तो दूर की बात है, बैंक निरंतर घाटे में जा रहे हैं। बैंकों की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई बैंकों का एक दूसरे में विलय भी किया, लेकिन NPA की समस्या जस की तस है। थोड़ा बहुत फर्क हुआ है लेकिन कोई फर्क हुआ नहीं है। NPA से अभिप्राय है कि आपने मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए 100 करोड़ का लोन लिया, आपकी इंडस्ट्री नहीं चली, या मान लीजिए इंडस्ट्री लगाने वाले की नीयत में फर्क आ गया, कुछ 100 कहानियां हो गई, 100 बातें हो गई, उसको इंडस्ट्री नहीं चली और वो लोन अदा नहीं कर पाया। बैंक ने बड़ा प्रयास किया कि वो लोन अदा कर दे, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और वो जो 100 करोड़ की रकम है वो NPA में चली जाएगी, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया बैंक का। वो 100 करोड़ रुपए वो अपने बट्टे खाते में बैंक वाले डाल देते हैं। इस बट्टे खाते को ही NPA कहते हैं। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. अब हुआ क्या कि बैंकों का मुख्य काम तो या तो पैसे जमा करना था या लोन देना था, लेकिन बैंकों पे NPA का स्ट्रेस इतना आ गया कि वो हर चीज में अब हिचकिचा रहे हैं। अगर आपको लोन लेना है, अगर आप सही पात्र भी हैं, आपको सही वाकई आप एलिजिबल हैं,
लेकिन फिर भी बैंक वाले 100 तरह की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आपको लोन लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर बैंक वाले को लगता है कि अगर मैंने किसी गलत आदमी को लोन दे दिया तो जिम्मेदारी तेरे पे आएगी। इस वजह से बैंक का जो काम था वो अपने मेन फोकस से दूर हो रहे हैं। उनका काम था लोन देना, इंडस्ट्री को बूस्ट करना, हमारी जीडीपी को बूस्ट करना, लेकिन इस एनपीए के चक्कर में बैंक अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। ऐसे में सरकार ने एक बैड बैंक बनाया है जो सभी बैंकों के बैड लोन परचेज करेगा, यानी कि उनका जो एनपीए है वो ये बैड लोन, जो उनका बैड लोन है, जो एनपीए है, ये परचेज करेगा जो बैड बैंक बन रहा है, और फिर ये बैड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो डिफॉल्टरों से वसूली करे। 2015 से पहले तो बैंकों में पता ही नहीं होता था कि उनका एनपीए क्या है, क्योंकि बैंक रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। वो अलग से 2 बैलेंस शीट बना देते थे, जो एनपीए होता था उसको भी अपना पेंडिंग अमाउंट शो कर देते थे, जिससे लगता था कि ये उनका लोन है और ये उनकी डिपॉजिट है। असल में वो बट्टे खाते में पैसे होते थे। लेकिन 2015 के बाद सरकार ने जब डंडा दिया बैंकों पे कि आप एक्चुअल अपनी जो तस्वीर है वो सामने लाएं देश के, जब तस्वीर सामने आई तो कई बैंकों के शेयर गिर गए, बहुत बैंकों की हालत खराब हो गई। ऐसे ऐसे समाचार छपे कि बैंक ये गया वो गया बैंक। तब सरकार ने स्थिति को संभाला, बैंकों को फाइनेंशियल मदद भी की, उनका मर्जर किया एक दूसरे बैंक में ताकि इनको बचाया जा सके। अब आपके मन में एक उत्सुकता जाग रही होगी कि जो बैड बैंक है या जो NARCL है ये काम कैसे करेगा। NARCL का गठन भी सभी बैंकों ने मिलकर किया है। इस कंपनी में जो ये कंपनी बनी है इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो तो हमारे बैंकों की ही है, और खास करके जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनकी हिस्सेदारी है। केनरा बैंक की अकेले की 12% हिस्सेदारी है। और इस बैड बैंक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो NARCL जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, जो लोन परचेज करेगा, और एक इसके साथ एक और कंपनी जोड़ी गई है जिसका नाम है IDRCL, यानी इंडियन डेट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। ये IDRCL जो है इसका काम वसूली का होगा। इसमें गुंडे टाइप भाई साहब भी होंगे और एक्सपर्ट भी होंगे जो वैल्यूएशन करेंगे किसी भी चीज को। जो NARCL जो परचेज करने जा रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो उसको वैल्यू बताएंगे। फिर NARCL ही बैंक से बात करेगा और डील करेगा कि हम आपकी ये लोन खरीदना चाहते हैं, हम आपका ये एनपीए खरीदना चाहते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन फतेहाबाद। अब NARCL कैसे काम करेगा? मान लीजिए एक SBI बैंक है। SBI बैंक का मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का एनपीए है जो बट्टे खाते में उन्होंने डाल रखा है किसी इंडस्ट्री का। तो NARCL SBI से बात करेगा कि हम आपका ये 100 करोड़ रुपए का जो एनपीए है हम इसको खरीदना चाहते हैं। दोनों पक्ष बैठेंगे और दोनों में डील हो जाती है। NARCL कहता है कि मैं ये 100 करोड़ की चीज आपकी 50 करोड़ में खरीदना चाहता हूं। अगर SBI यस कर देता है तो उसके बाद सारा कागज, उसके एसेट्स जो डिफॉल्टर है वो NARCL को शिफ्ट हो जाते हैं, और NARCL जो है तुरंत बैंक को 15% की अदायगी कर देगा। यानी अगर 50 करोड़ है तो उसका 15%, 7.5 करोड़ तो वो उसी टाइम ही SBI को दे देगा कि आप ये लीजिए, आपका एडवांस आपके पास आ गया। अब सवाल रह गया कि रिमेनिंग 85% का क्या होगा। रिमेनिंग 85% के बदले में जो बैड बैंक है वो SBI को सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा। इस सिक्योरिटी रिसिप्ट की गारंटी हमारी केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार ने इस बैंक की स्थापना करते हुए 30,600 करोड़ रुपए की बैंक अपनी सिक्योरिटी दी है। इसी सिक्योरिटी के दम पर ही बैड बैंक सभी बैंकों को गारंटी देगा, और गारंटी में वो एक रिसिप्ट देगा, सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा जो उसकी 85% है। जब बैड बैंक अपनी वसूली कर लेगा डिफॉल्टर से, तब उस वसूली की रकम में से वो 85% देगा। जब NARCL एनपीए परचेज कर लेगा तब काम शुरू हो जाएगा IDRCL का, जो कंपनी है जिसने ये रिजॉल्व करना है मसला। ये कंपनी
जाके डिफॉल्टरों से मिलेगी। इसमें वो भाई साहब सारे मुन्ना भाई टाइप लोग होंगे, डॉन टाइप लोग होंगे, ये डिफॉल्टर के पास जाएंगे और उससे पहले समझाएंगे, बुझाएंगे, सब चीजें उसको अपने जो जो भी एफर्ट्स वो मार सकते हैं वो करेंगे। उसकी बेइज्जती करने की बात होगी तो हो सकता है वो बेइज्जती भी करें, या उनको जिस तरह से भी उनको लगेगा कि इसकी लोन की वसूली हो सकती है वो लोन की वसूली की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो जो रहन रखी गई उसकी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बेचने का प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रॉपर्टी को बाजार में बेचा जाएगा। उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो रकम इकट्ठी होगी, मान लीजिए कि वो 100 करोड़ के लोन के बदले में वो प्रॉपर्टी रखी गई थी एसबीआई के पास, वो एनआरसीएल ने या आईडीसीआरएल ने वो बेच दी है 75 करोड़ रुपए में। अब उनके बैंक के पैसे रहते हैं लगभग 42 करोड़ रुपया, तो इस पर 75 करोड़ रुपए में से 42-42.5 करोड़ रुपए तो दे दिए जाएंगे एसबीआई बैंक को। बाकी मुनाफा हो जाएगा एनआरसीएल का। इसी मुनाफे से ही इनके कर्मचारियों की तनख्वाह, इनका पूरा बैंकिंग सिस्टम, सारी चीज का इनके खर्चे निकलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, या सपोज वो प्रॉपर्टी रखी तो 100 करोड़ के रहन में गई थी और एनआरसीएल ने जो बैड बैंक है उसने 50 करोड़ में खरीद ली, वो बाजार में दूसरी बिकती 40 करोड़ की है या 30 करोड़ की बिकती है, तो कैसे हिसाब होगा? मान लीजिए वो 30 करोड़ की बिक गई, बैंक उसको एनआरसीएल को तो 30 करोड़ मिले और वहां एसबीआई को देने बकाया उनके 85% जो बकाया रहता है उसमें से 42-42.5 करोड़ रुपए देने हैं। अब ये 12 करोड़ रुपए कौन भरेगा? यहां पे केंद्र सरकार का रोल शुरू होता है। केंद्र सरकार ने इस बैंक की स्थापना के साथ, मैंने पहले बताया कि 30,600 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है। इस पैसे में से जो केंद्र सरकार ने इसमें जमा किया हुआ है, इस पैसे में से वो एसबीआई का भुगतान करेगा। यानी कि ये मान के चलिए कि बैंक ने जितने में एक बार अपना एनपीए बेच दिया, उसको अपनी रकम की कोई चिंता नहीं है। उसकी रकम चाहे बैड बैंक उसमें मुनाफा कमाए चाहे घाटा करे, बैंक पूरी तरह से सिक्योर है। बैंक को 50 करोड़ रुपए की रकम पूरी की पूरी मिलेगी। 15% तो जैसे ही डील डन होती है उसी दिन मिल जाएंगे। बाकी 85% जो रकम है वो जब भी वसूली हो जाएगी, या वसूली कम हो या ज्यादा हो, बैंक को पूरे पैसे मिलेंगे। अब अगर देखा जाए तो एसबीआई को तो नुकसान हुआ, आप कह सकते हैं कि इसमें तो एसबीआई को नुकसान हुआ। उसने लोन तो दिया था 100 करोड़ का, उसे मिले तो 50 ही करोड़ ना, 50 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन आप अगर दूसरा पक्ष देखें, उसके तो 100 के 100 करोड़ ही डुबत में पड़े थे, कहीं से आने की उसको कोई संभावना ही नहीं थी। अब कहीं से भी उसको 50 करोड़ मिल गए 100 करोड़ की जगह, तो उसके 50 करोड़ रुपए मार्केट फ्लो में आ जाएंगे। वो उन 50 करोड़ का फिर उसको ब्याज कमा के उसमें से फिर उसको वहां पे उसको कमाई का सोर्स शुरू हो जाएगा। उसके पास इनकम बढ़ जाएगी, उसके पास डिपॉजिट बढ़ जाएगा। उस 50 करोड़ को फिर मार्केट में वो चला पाएगा। इससे बैंकों को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके मन में ये भी उत्सुकता जाग रही होगी, जो एनआरसीएल है वो कितने रुपए वाले एनपीए उठाएगा? क्या 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ वाले भी एनपीए उठाएगा? ऐसा नहीं है। इस कंपनी की स्थापना के टाइम पे ये कह दिया गया है कि ये जो कंपनी है ये 500 करोड़ से ऊपर के जो डिफॉल्टर लोन है, जो एनपीए हैं, सिर्फ उन्हीं को परचेज करेगी। हमारे देश में 2 लाख करोड़ रुपए का एनपी ऐसा है जो 500 करोड़ रुपए वाले हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने इस ऐसे लोन ले रखे हैं जो 500 करोड़ से ऊपर के हैं। ये जो कंपनी है
मुख्यतः सिर्फ उन्हीं लोनों को उठाएगी, उन्हीं एनपीए को परचेज करेगी और उनसे वसूली करेगी। इसलिए जो छोटे लोन है, मान लीजिए आपने 50,000, लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ से नीचे का अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप डिफॉल्टर हैं, तब ये बैड बैंक काम नहीं करेगा। ये बैड बैंक सिर्फ बड़े बड़े लोन के लिए काम करने वाला है। यदि हम देश में टोटल एनपीए की बात करें तो उद्योगों पर सबसे ज्यादा एनपीए है। उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा लोन ले रखे हैं। इंडस्ट्री पर 11.3% एनपीए है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर 9.8%, सर्विस सेक्टर पर 7.5%, पर्सनल लोन पर 2.1% एनपीए है। यदि ये देखें तो सरकारी बैंकों पर सबसे ज्यादा एनपीए है। प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टरों के मुकाबले सरकारी बैंकों पर 9.54% एनपीए है और प्राइवेट बैंकों में 4.78% एनपीए है। और अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो जो देश में फॉरेन बैंक चल रहे हैं उनमें भी 2.43% एनपीए है। ओवरऑल देश में 7.48% एनपीए है। सरकार ने कहा है कि जो कंपनी है ये 5 साल में एनपीए को समाप्त करेगी। वो कैसे भी करेगी, ये 5 साल की गारंटी है सरकार की। जो सिक्योरिटी सरकार ने 30,600 करोड़ की दी है, ये 5 साल के लिए है और कहा गया है कि ये कंपनी 5 साल में एनपीए को खत्म करेगी। अब आपको लगेगा कि इससे बैंकों को फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि बैंकों का स्ट्रेस खत्म होगा। आज के टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रेस बैंकों पर इस बात का है कि वो एनपीए कैसे समाप्त करें, क्योंकि ऊपर से हायर लेवल पर भी उनसे बार बार सवाल किया जाता है कि आपने एनपीए का कोई हल नहीं किया है। वो जो उनका फोकस है कि वो लोन दें, डिपॉजिट करें, जो काम के लिए बैंकों की स्थापना हुई थी, वो उससे तो उस उद्देश्य से पिछड़ गए हैं। अगर ये स्ट्रेस उनका दूर होगा तो निसंदेह वो हिचकिचाएंगे नहीं। आपको किसी बात के लिए भी लोन चाहिएगा तो बैंक तुरंत आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगा, जिससे देश की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद। केंद्र सरकार ने बड़े लंबे समय से इस पर चर्चा करने के बाद ऐसा फैसला लिया है। कई विदेशों में भी इस तरह का प्रावधान है ताकि जो काम है बैंकों का वो अपने मूल उद्देश्य पर लगे रहें। और इसी को मानते हुए केंद्र सरकार ने भी भारत में एक बैड बैंक की स्थापना की है। देखना होगा कि 5 सालों में ये क्या परिणाम देता है। अगर इसके अच्छे परिणाम आते हैं तो निसंदेह हमारे देश में जीडीपी गेन करेगी और हमारे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नई खबर के लिए पंचनामा करेंगे। मिलेंगे जल्द ही नई किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।